नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथी आज जो आपका प्रैक्टिस सेट है यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात साथी कि इसी चैनल पर आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी है, वो सारा बुक आपका इस चैनल पे कंप्लीट करवाया गया है। साथ में किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी इसी चैनल पर आपका सारा कवर किया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उसको भी ज़रूर देखा करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और जिन साथी को इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए साथी आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। कोशिश कीजिएगा कि आप भी मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर को दीजिएगा, ताकि आपका तैयारी कैसा है यह आपको पता चल सके। ठीक है, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट है और आप लोग भी प्रयास करेंगे कि इसका सही आंसर लगाइएगा, ताकि आपका तैयारी अब पता चल पाएगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपके सामने साथी, उससे पहले एक छोटा सा मैं और भी बात बोलना चाहूँगा। कल का जो प्रैक्टिस सेट था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1, उसमें क्वेश्चन नंबर 64 और 68 कुछ उसमें मेरे से गलती हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। एक बार फिर से काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड थे जो कि काफ़ी कमेंट में तरह तरह के बात बोल रहे थे, लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं उस बातों को, उस कमी को जो कि मेरे से गलती हुआ है, इसलिए मैं सुन लिया। ठीक है, तो साथ ही थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लिए हैं और आपको कमेंट में भी बता दिए थे। नेक्स्ट बार से गलती नहीं होगा, इसका भी हम पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथी। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। साथी एक तरफ आपके जो भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास में जो पुनर्जागरण काल हुआ था, उसके महान महान व्यक्ति हैं साथी, जिसमें राजा राम मोहन राय हैं, विवेकानंद हैं, दयानंद सरस्वती हैं, A.G. ररांडे हैं। और दूसरे तरफ साथी उनके द्वारा किए गए कुछ प्रयास थे, जिसके द्वारा उन्होंने एक अपना अलग अलग संस्था का ऑर्गेनाइज किया था। उस संस्था का नाम यहाँ पे आपको बताना है कि किनके द्वारा कौन सा संस्था था। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे प्रश्न भी है और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए साथी इसके बारे में, तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में हम यहाँ ध्यान दीजिएगा साथी। राजा राम मोहन राय जी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, तो इनका जो संस्था था वह था क्या साथी? तो ब्रह्मा समाज था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रह्मा समाज था। उसके बाद साथी विवेकानंद जी थे, जो कि इनका जो संस्था का नाम था वह क्या था? तो रामकृष्ण आश्रम था। ठीक है, क्या था? रामकृष्ण मिशन या फिर रामकृष्ण आश्रम भी कह सकते हैं, जो कि इनके गुरु के नाम पे यह अपना संस्था का नाम रखे थे। उसके बाद दयानंद सरस्वती जी का नाम था साथी, इनका जो संस्था का नाम था वह था आपका आर्य समाज। और उसके बाद आपका A.G. ररांडे हैं, जिनका प्रार्थना समाज था। तो इस प्रकार से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इसको समझ में आ गया होगा। हम बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी इस प्रैक्टिस सेट में, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि किसे मदर ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। सामने आपका है एनी बेसेंट है, कल्पना दत्त हैं और आपका मैडम भीखाजी कामा हैं। उसके बाद साथी आपका प्रीति लता वाडेकर हैं। जल्दी बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। अगर बात की जाए इसके बारे में, तो साथी याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए मैडम भीखाजी कामा जो हैं यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ चर्चा भी करना चाहेंगे इनके बारे में, तो याद रखेंगे साथी मैडम भीखाजी कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे, जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में एक माहौल बनाया था, एक ग्रुप बनाया था। और वे जर्मनी से स्टुअर्टगर्ड नगर में 22 अगस्त 1907 में पैदा हुई थी। यह भी बात आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात करें, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है साथी यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का
पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। साथ ही जल्दी बताइए, और यह बहुत ही हाल ही का मुद्दा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर बात किया जाए साथ ही इसका ऑप्शन का, तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा बजट 2021-22 जो था साथी, यह पहला भारत का बजट था जो कि पेपरलेस बजट था। ठीक है, किनके द्वारा किया गया था यह भी आप लोग याद रखेंगे। तो साथ ही वित्त मंत्री जो हमारे केंद्र के वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, इनके द्वारा यह बजट पेश किया गया था। कब? तो 1 फरवरी 2021 को। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। साथ ही जल्दी इसका आंसर कीजिए, क्या इसका आंसर होना चाहिए। वह क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए क्या होना चाहिए। अगर बात की जाए साथ ही इसके बारे में, तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, साथ ही क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए किया गया है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है। कल का जो क्लास था उसमें भी हमको इसी तरह से कुछ गलती हुआ था साथी, तो आप लोग बहुत तरह के बात कल हमें बोल रहे थे। तो देखिए हम भी इंसान है, थोड़ा गलती हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो ऐसे में गलती कर लेगा कि नहीं कर लेगा आदमी जो जिसको प्रिपेयर नहीं रहेगा। और कल के जो क्लास था उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, हम डायरेक्ट आपका क्लास ले लिए थे, हम पहले उस पर रिसर्च नहीं किए थे, इसी वजह से मेरा गलती हो गया था। उसके लिए हम बहुत ही कई बार आपसे क्षमा मांग लिए हैं और लगातार हम क्षमा मांगते रहेंगे, क्या कि मेरा गलती था। अब बात की जाए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर बात करते हैं हम इसके बारे में, थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, समझिएगा। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योगों के क्षेत्र में प्रचार और विषम पोषण के विकास के लिए एक प्रमुख विकास वित्त संस्था का स्थापना की गई थी। साथ ही कब की गई थी, तो 2 अप्रैल 1990 को। ध्यान दीजिएगा कब की गई थी, 2 अप्रैल 1990 को। और इसी के समरूप, इसी के आधार पे साथी संसद के अधिनियम आपका आया था। कब? तो याद रखेंगे 1989 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह आंसर जो है सही हो रहा है। अगर बात करें हम आगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। साथ ही जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग जल्दी से कर दीजिए कि क्या होना चाहिए। अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। साथ ही अगर बात की जाए तो इस आपका प्रैक्टिस सेट जो है इसमें आपका दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, लेकिन साथ ही इसका जो ऑप्शन आपका होगा वो आहार संस्कृति होगा 100%। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे 100% नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा एक गलती क्या हो जाता है, आप लोग तरह तरह के बात बोलने लगते हैं, इसलिए हम यहाँ पे साथ ही यह प्रश्न को छोड़ कर जा रहे हैं। आप लोग गूगल कर लीजिएगा। वैसे मेरे ख्याल से अगर बात की जाए तो यह आहार संस्कृति हो जाएगा, लेकिन एक बार जरूर आप लोग गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, कल कोई साथी थे जो कि बहुत ही थोड़ा सा अभद्र शब्द बोल रहे थे कि गूगल कर आया करो, ऐसे कर आया करो, वैसे कर आया करो, तो थोड़ा सा मुझे भी दुख हुआ कि आपके लिए लगातार इतना मेहनत कर रहे हैं जो कि कोई नहीं करता है बिना फ्री का। सब बैच निकाल दिया है, सब 7th फेज को बिजनेस बना लिया है, लेकिन हम लगातार आपके लिए बेस्ट से बेस्ट बुक मार्केट में आ रहा है और आपके मांग पे लेकर आ रहे हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तरह तरह के बात बोल देते हैं, तो थोड़ा सा कल दुख हुआ था। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आहार संस्कृति। चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। कहता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। साथ ही जल्दी बताइए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले की बात की जा रही है, अर्थात अगर बात की जाए तो यह क्या हो जाएगा साथी, बहुत ही पहले और प्राचीन काल की बात की जा रही है कि उससे पहले जो उत्तरी भारत था, ठीक है, यह जो उत्तरी भारत था यह किस चीज़ में विभक्त था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें अगर इसके बारे में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका क्या, तो 16 महाजनपद और गणराज्य में विभक्त था। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि प्राचीन भारत जो था साथी, यह जो हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो उसके इतिहास में हम कितने पढ़ते हैं, तो 16 महाजनपद थे। उसमें से 3 महाजनपद जो थे वो साथी अपने बिहार में ही थे, यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा आगे।
चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, प्रश्न का लेवल कैसा लग रहा है, समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा साथ ही यहाँ पे फिर से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। जल्दी से बता दीजिए इसका क्या होगा आंसर। साथ ही इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन भी आपके सामने है और आंसर भी आपके सामने है, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। अगर बात करें इसके बारे में तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, कलहन हो जाएगा। हम बात करें अगर इसके बारे में थोड़ा सा ही तो याद रखेंगे कलहन जो है साथ ही यह आपका इसके बारे में अगर बात की जाए तो याद रखिएगा यह राजतरंगिणी नामक महान महाकाव्य की रचना है, जो कि राजतरंगिणी में जिसकी रचना की गई है यह आपका 1148 से लेकर साथ ही 1150 के आसपास के बीच की कालखंडों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय शानी का उपाधि धारण किया था। जल्दी से बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेस्ट है, हम लगातार आपको बोल रहे हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है यह बहुत ही बेस्ट है। अगर इससे आप तैयारी कर जाते हैं तो कंफर्म है कि आपका कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर फंसने वाला है। तो जल्दी से बता दीजिए साथ ही इसका क्या आंसर होगा। याद रखेंगे यह जो दिल्ली का सुल्तान जो था सिकंदर द्वितीय के उपाधि जो धारण किया था कौन था, तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की एक महान महत्वाकांक्षी शासक था और इसने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ अगर हम बात करें तो याद रखेंगे इसको मतलब होता है साथी दूसरा अलेक्जेंडर, ठीक है। पहला अलेक्जेंडर कौन था यह आपको कमेंट में जरूर बताना है, तभी आपको पता चलेगा कि आप इतिहास को कितना बेस्ट तरीका से समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे अगर दिमाग लगाइएगा तो 100% सही कर लीजिएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथी क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बात किया जाए इनके बारे में भी तो याद रखिएगा साथी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था साथी, इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके नियुक्त राज्यपाल जो थे वह कौन थे, तो याद रखेंगे शुंगगुप्त वैश्य थे, इन्होंने ही करवाया था। थोड़ा डिटेल में हम बता रहे हैं, अगर आपसे चंद्रगुप्त मौर्य ना देकर पुष्पगुप्त दे दिया जाए तो यहाँ पे आप लोग गलती मत करिएगा। पुष्पगुप्त जो थे साथी वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, पुष्पभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। पुष्पभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। साथी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर दीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रभाकर वर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के बाद अगर हम बात करें, एक सेकंड साथी, इसका प्रभाकर वर्धन इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नववर्धन, ठीक है। नववर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंफर्म है इसके बारे में, नववर्धन के बारे में अगर बात करें इसके बारे में, नववर्धन वंश की नींव जो थी यह आपका 6ठी शताब्दी से प्रारंभ हुई थी और पुष्पभूति वर्धन ने थानेश्वर से डाली थी, ठीक है। नववर्धन वंश की वंशावली जो वर्धन से प्रारंभ होकर हर्षवर्धन पर समाप्त होता है, यह भी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ से प्रारंभ होता है, तो नववर्धन से प्राप्त होता है और अंतिम जो साथी था वह कौन था, तो हर्षवर्धन था, इस पे आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्म धारा इसमें से कौन सी है। साथ ही इसमें आप लोग याद रखेंगे कि गर्म धारा जो है यह आपका हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी, इसका क्यूरोशियो धारा जो है इसको गर्म धारा कहते हैं, जो कि याद रखिएगा यह जापान में है और इसको जापान में
क्या कहा जाता है, तो करंट की धारा भी कहा जाता है। इसको भी आप एक प्रकार से याद रख सकते हैं। काली धारा, करंट की धारा, जापान में इसको संज्ञा दी गई है, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। यह उत्तरी प्रशांत महासागर की एक प्रमुख सागरीय धारा है, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर बात करें हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। साथ ही परिवहन का सबसे सस्ता जो साधन है इसमें से कौन है, जल्दी बताइए। यह आप बिना ऑप्शन दिए भी अगर आपके पास विवेक होगा, नॉलेज होगा तो 100% बता दीजिएगा। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्या वह रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन या फिर जल परिवहन होगा? क्या होगा, जल्दी बताइए। सबसे सस्ता जो साधन होगा साथी, यह आपका जल परिवहन होगा, याद रखेंगे। जल परिवहन एक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण यातायात का साधन रहा है और डीजल और अन्य प्रकार के जो तकनीकी क्षमताओं का उपयोग होता है जो कि उस समय नहीं होता था, और जल परिवहन को और भी सुगम और सहज बनाया गया है। दुनिया भर में अधिकांश व्यापार जल परिवहन से ही होते आया है, प्राचीन काल से ही आप लोग देखते आ रहे होंगे। इसलिए सबसे सस्ता साधन की अगर बात की जाए तो वो आपका जल परिवहन ही होगा। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालूका का स्तूप जिसको हम बालू टिप्टा के कहते हैं, इसका निर्माण के लिए उत्तरदायी है। थोड़ा सा फिर से एक बार समझ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालूका स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? क्या वह भूमिगत जल है, पवन है, हिम नदी है या फिर नदी है? ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर कर दीजिए जल्दी सा इसका। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पवन। ठीक है, पवन जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। साथ ही पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है कौन सा है, इसमें जल्दी बता दीजिए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, जो कि बहुत बार हम चर्चा किए हैं इसके बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में, क्षोभ मंडल की विशेषता के बारे में। अगर आप मेरा पुराना वाला वीडियो देखे होंगे तो 100% आप इस क्षोभ मंडल के बारे में जानते होंगे। अगर हम बात करें आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्यतिक्रम के लिए आदर्श स्थितियां हैं। साथ ही फिर से ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्यतिक्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या, तो शांत एवं स्थिर वायु जो होता है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको समझ के ध्यान रखिएगा। हम बात करें आगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझाने का तरीका कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरा प्रयास रहता है साथ ही कि आपको अच्छे ढंग से समझाएं, ताकि आपको एक क्वेश्चन से कम 2 से 3 प्रश्न आपको मिले। ठीक है, यही मेरा प्रयास रहता है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक हो जाता है, हम भी इंसान ही हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा कभी कभी अपने भाई को क्षमा भी कर दिया करें। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। तरह तरह का जो आप लोग कमेंट कर देते हैं कि पढ़ाने नहीं आता है, खुद पढ़ लो, ऐसे वैसे, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से निपुण नहीं होता है साथी, इसको आपको समझना चाहिए। आप टीचर बनने वाले हैं, आप किसी की कमी को नहीं समझ पाएंगे तो आप टीचर बनने लायक नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है, तो थोड़ा सा कमी को समझना चाहिए। हर व्यक्ति पूरी तरह से निपुण नहीं होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुनिया में, संसार में इतने शब्द हैं, इतने क्वेश्चन हैं कि कोई भी निपुण नहीं होता है। आप टीचर बनने वाले हैं, अगर किसी दिन आपसे भी कोई प्रश्न पूछ दिया जाए तो 100% आप उस चीज़ का आंसर नहीं दे पाएंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है बिहार के किस जिले में लेतहार कुंड जल प्रताप अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अच्छे से आप लोग कोशिश करेंगे तो इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि अब बिहार के संदर्भ में है। अब बिहार के संदर्भ में अगर हमको बताना पड़ जाए तो फिर बिहार के नागरिक आप काहे के हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कि बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जो है यह जल प्रताप अवस्थित है। जल्दी बता दीजिए साथी, यह आपका कहाँ होना चाहिए। साथ ही हम बात करें तो यह कैमूर में है, याद रखेगा। ठीक है, बिहार के कैमूर जिले में
तिल्हार कुंड जल प्रताप अवस्थित है और यह प्रताप जो है यह आपका दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार के स्थिर के पास है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। पूरा डिटेल में बताए हैं, कभी घूमने का मौका मिले तो जरूर घूमने जाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका क्या, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोकुल झील बिहार में कौन सी है? साथ ही जल्दी बता दीजिए, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोकुल झील जो है यह बिहार में कौन सी है? आपके सामने क्वेश्चन भी है और आंसर भी है, जल्दी बता दीजिए क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा साथी आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर बी कनवार झील जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जो झील है साथी यह गोकुल झील बिहार के कनवार जो कि कांवड़ झील इसको हम लोग कहते हैं। कनवार झील बहुत कम लोग जानते होंगे, इसको कांवड़ झील सभी लोग जानते होंगे। अगर यहाँ पे कांवड़ झील रहता तो आप सही में यहाँ अब तक ऑप्शन दे दिए होते, लेकिन इसको कांवड़ झील लिखा गया है इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानी हो रहा होगा। अगर बात करें हम आगे तो कहता है पृथ्वी की बाह्य परत को कहते हैं क्या? पृथ्वी की जो बाह्य परत है इसको क्या कहेंगे साथी? क्या पपड़ी या फिर कहेंगे क्षोभ मंडल कहेंगे, स्थल मंडल कहेंगे, जल मंडल कहेंगे, क्या कहेंगे जल्दी बता दीजिए। इसको कहेंगे साथी पपड़ी, क्रस्ट। हम आपको बताएं कि पृथ्वी जो है यह 3 भागों में बटा हुआ है साथी, और जो अंदर के सबसे अंदर का जो भाग है इसको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, कई बार हम पिछले वाले क्लास में आपको पृथ्वी का पूरा संरचना बताए थे, याद कीजिएगा। सूर्य का पूरा संरचना बताए थे, तो ये सब थोड़ा सा आप लोग याद रखा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है गोदावरी नदी निकलती है। साथ ही गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है जल्दी बता दीजिए। देखिए, आपको ज्योग्राफी जो है वो ज्योग्राफी में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे। ज्योग्राफी जो होता है साथी उसको में आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए, और ज्योग्राफी में नदी सारे आप लोग याद कर लीजिएगा। किस नदी का कहाँ पे उद्गम है, कहाँ से वो निकल रही है, कहाँ वो मिल रही है, और उसका सहायक नदियाँ कौन कौन है, इतना याद कर लीजिएगा। पठार याद कर लीजिएगा, पर्वत याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा तो बीपीएससी का पीटी निकल जाता है। ये तो आपका नॉर्मल एग्जाम होने वाला है, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। अगर बात करें इसके बारे में तो इसका नासिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा साथी? गोदावरी जो निकलती है यह नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक से निकलती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर थोड़ा सा हम और भी आपको डिटेल में बात करें तो गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, और यह साथी आपको दूसरी प्रायद्वीप नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीप नदी क्या होता है, प्रायद्वीप भारत क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, अपना भारत इस प्रकार से है। ठीक है, यह दक्षिण का भाग है तो इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अब प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं यह भी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा होगा, तो याद रखेंगे। जो भूभाग तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है साथी उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, जो कि उत्तर में तो कहीं समुद्र है नहीं। क्या जम्मू कश्मीर, आपका दिल्ली, पंजाब इधर समुद्र है? नहीं है, स्थल है, तो उसको नहीं कहेंगे। लेकिन दक्षिण में आप देखेंगे केरल है, तमिलनाडु है, ये सभी जो है यहाँ क्या है, तो समुद्र ही समुद्र है, इधर है, इधर है, इधर है, इसको प्रायद्वीप कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम बात करते हैं। तो कहता है स्वेज नहर जोड़ती है। साथ ही स्वेज नहर जो है यह किससे जोड़ती है जल्दी बता दीजिए। स्वेज नहर जो है यह आपका भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यह आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के संबंध वाली एक नहर है, जो कि साथी यह आपका 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी में याद रखेंगे एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में स्वेज नहर की निर्माण शुरू की गई थी। किसके नेतृत्व में? तो फ्रांसीसी एक इंजीनियर था फर्डिनेंड। चलिए उसके बाद हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है उससे अधिक हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको बताएं डेप्थ में। ठीक है, तो आने वाले समय में आप बीपीएससी टीचर के लिए नहीं बल्कि बीपीएससी एसडीएम और एसडीओ के लिए दावेदार हो जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे बने रहिएगा बस। कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 73वें संविधान संशोधन सम्मिलित है। साथ ही कौन सा संविधान है जो कि 73वें संशोधन में सम्मिलित है? क्या वह आपका जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है, नगर निगम है? कौन सा इसमें सही हो जाएगा? आपके सामने क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी है, आंसर भी है, बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इसका हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों जो है यह आपका याद रखिएगा हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा भी तो आपके लिए बेस्ट होगा। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। 73वें संविधान संशोधन पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो यह 73वें संविधान संशोधन हुआ था यह कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, 1993 में हुआ था। और यह एक गांव के अथवा गांवों के समूह में ग्राम सभा अवस्थित करना, गांव के स्तर पर और अन्य स्तरों पर ग्राम पंचायत का गठन करना, साथ ही और गांव और उनके बीच के स्तर पर पंचायत की सभी सीटों के लिए सीधे चुनाव कराना, ये सभी जो प्रावधान थे यह आपका इस संविधान संशोधन में किया गया था। इस प्रकार से आपका ABC जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम आगे तो ध्यान दीजिएगा साथी, कहता है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवस्थित शक्तियां प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवस्थित शक्तियां प्रदान की गई है। आपके सामने ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी है और आंसर भी यही है, जल्दी बता दीजिए। तो याद रखेंगे साथी यह आपका केंद्र को हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे अवशिष्ट शक्तियां जो है वह केंद्र के पास है, जिनका वर्णन संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। ठीक है, इसको याद रखेगा। 3 सूचियां बनाई गई है, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची। ठीक है, जो इसमें केंद्र सूची को सबसे ज़्यादा शक्ति दी गई है क्योंकि वो केंद्र में होती है, साथ ही इसको पूरे भारत का नेतृत्व करना होता है, इसलिए उसके पास अधिक शक्तियां दी गई है। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। और क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा हो तो आप सभी साथी से रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है साथी, बहुत गर्मी है फिर भी लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, 2 क्लास 3 क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग शेयर जरूर कर दें। कहता है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेवल देखिए प्रश्न का आप सभी और जल्दी से आंसर कर दीजिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन, तो डॉक्टर BN राव थे। साथी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम इनके बारे में भी तो याद रखेंगे साथी, डॉक्टर BN राव जो थे यह IPS, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, ICS आप सभी को पता होगा, जो वर्तमान में अभी सिविल सर्विस देख रहे हैं वो आपका क्या हो गया है, तो ICS हो गया है, ICE हो गया है मेरे ख्याल से। ठीक है, जो कि पहले क्या था, ICS था। यह कब लाई गई थी, तो अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी। साथ ही सिविल सर्विस का यह था और इसी के बाद इंडिया में स्वतंत्र भारत होने के बाद यह आपका सिविल सर्विस आगे चल के बन जाता है, याद रखिएगा भारत में। तो यह पहले भारतीय थे साथी, इसको याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो कि ICS एग्जाम क्वालिफाई किए थे। नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। क्या वह कार्य मंत्रालय है, या फिर आपका सार्वजनिक उपकरण समिति है, लोक लेखा समिति है, या फिर प्राक्कलन समिति है। जल्दी बताइए भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका प्राक्कलन समिति। साथ ही प्राक्कलन समिति के हम कार्य की बात करें तो इसका प्राक्कलनों के संबंधित नीति के अनुरूप क्या मित व्यक्ति करती है, जो कि साथ ही इसके बारे में सुझाव देता है, संगठन में सुधार, कार्य कुशलता या फिर प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, इस संबंध में इसका प्रतिवेदन होता है। और भी बहुत सारे बात हैं तो इसको याद रखिएगा, आपसे उतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, ये सिविल सर्विस के लिए है। ठीक है, थोड़ा सा हम सिविल सर्विस के लिए है, इतना आप लोग याद रखिएगा, उतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो हम जरूर बता देंगे आपको, टेंशन मत लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है लुक ईस्ट पॉलिसी का एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, चलिए फिर से देखिएगा ध्यान से। कहता है लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ। कब हुआ साथी बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2014 में जो है यह भारत की ईस्ट इंडीज पॉलिसी एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों के सभी सहभागी को बढ़ावा देने के एक मकसद से लाई गई थी। और इस नीति ने पूर्व सरकारों की ओर से लुक ईस्ट नीति को एक कदम बढ़ाते हुए क्या किया साथी, तो एक आर्थिक पहल के तौर पर शुरू की इस नीति को अब एक राजनीतिक एक सांस्कृतिक अभिनय हासिल कर लिया है। इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर
उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। किसमें? क्या वह 11वीं अनुसूची, 12वीं या फिर 9वीं, 10वीं, किसमें है अंतर्निहित साथी? याद रखिएगा आप सभी लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची में हो जाएगा। ठीक है, संविधान के यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में आया था साथी के द्वारा जोड़ी गई थी और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया था। इस अधिसूचना में साथी सम्मिलित विषयों को न्यायालय के में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसको भी आप लोग याद रखेगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेगा। 9वीं अनुसूची में जो कुछ भी आता है इसको न्यायालय में क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग चैलेंज नहीं दे सकते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जो था साथ ही फंडामेंटल ड्यूटी जो थे यह कब लाए गए थे? जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका बात करें हम तो याद रखेंगे यह आपका 1976 में आया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में आया था साथी को क्या, तो मूल्य कर्तव्य याद रखिएगा। आपसे पूछ दिया जाए कि क्या हमारे भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य पहले से ही थे, तो नहीं थे। इसको संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया है और हमारे मूल्य जो अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमारे संविधान में पहले से ही विद्यमान थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो कहता है सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? साथी जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। आप सभी के सामने है कि सर्वप्रथम पंचायती राज का जो गठन हुआ था यह आपका किस वर्ष हुआ था, तो इसको याद रखिएगा साथी। यह आपका कब हुआ था, तो 1959 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1959 में हुआ था। सबसे पहले अगर बात की जाए कौन सा भारत या कौन राज्य था, तो याद रखेंगे यह राजस्थान जो था साथी, राजस्थान के नागौर जिला के एक बगदी गांव था, जो कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य, पहला गांव बना था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हम बात करें आगे तो कहता है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? जल्दी बता दीजिए किस सिटी को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, किस जिले को? तो याद रखेंगे यह आपका भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लंबा आपका क्लास हो जाएगा इसलिए थोड़ा स्पीड में हम चलेंगे। अब कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? साथ ही भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कितना है? तो याद रखेंगे यह आपका 51.50% है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। वहीं अगर हम पुरुष की बात करें तो यह आपका 71.25% हो जाएगा। इसको याद रखेगा। ठीक है, 71.25% या फिर 71.20% के आसपास हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर हम आगे बात करें तो कहता है अरहर की संकर किस्म है, अरहर की संकर किस्म है। साथ ही इसका क्या हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर पहले हो जाएगा आपका क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट क्या, तो ICPL 87। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। 100% बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। ध्यान दीजिएगा, ICPL जो है यह आपका 8 क्या है, तो यह साथी एक सेकेंड, यह आपका IPCH8 हो जाएगा। ठीक है, यह अरहर की एक संकर किस्म है जिसमें MS प्रिप्टा डाटा और IPSS 61 ध्यान दीजिएगा को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका स्वतंत्रता आंदोलन से आ गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? साथ ही आपके सामने क्वेश्चन भी है और आंसर भी हम आपको देने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे और भी आंसर है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा क्लियर होने दीजिए तो आप आंसर बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन भी है और आंसर भी दे दिया गया है, तो जल्दी बता दीजिए। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका श्री MC सेतलवाद। ठीक है, याद रखेंगे साथी यह पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग थे, जो कि साथी यह 1955 में गठन ही किया गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं क्या? ग्रीन हाउस में सब्जियों को जो उगाने की जो विधि है इसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसको हम कहते हैं साथी आपका क्या कहते हैं,
वेजिटेबल फ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। साथ ही इसको याद रखेंगे। ग्रीन हाउस में सब्जी के उगाने का जो विधि है इसको हम लोग वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। इस विधि में सब्जियों को उगाने के लिए कांच या फिर प्लास्टिक की एक संरचना बनाई जाती है और सब्जियों को उगाने के लिए एक वातावरण का निर्माण किया जाता है। वैसे अच्छे वातावरण का निर्माण किया जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर बात करें हम आगे तो कहता है मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। मृदाओं का जो कण होता है उसका घनत्व और औसत मूल्य होता है क्या? जल्दी बता दीजिए। साथ ही यह आपका हो जाएगा 2 से 3 बार, यह मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन हम करवाए हैं। ठीक है, किरण में भी करवाया गया है, आपका रुक्मिणी में भी यह क्वेश्चन था, हमें याद है। तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2.65 ग्राम या फिर सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ें तो कहता है निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है। साथ ही बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है, जल्दी इसका आंसर कर दीजिए। क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए साथ ही आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होना चाहिए? समोच्च होना चाहिए। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में याद रखेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए तो होगा। अब बात करते हैं इसके बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। पहाड़ी क्षेत्र में बाग लगाने के साथ ही जो विधि होती है उसको हम समोच्च विधि कहते हैं, याद रखेगा। ठीक है, यह विधि आपका संरक्षण, नियंत्रण, नमी संरक्षण और फसल उत्पादन बढ़ाने का एक आसान और प्रभावशाली साथ ही क्या है? तरीका है। अच्छे से याद रखिएगा। हम बात करें आगे तो कहता है पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? 14, 15, 12 या फिर 16। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12, याद रखेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 15 हो जाएगा। साथ ही इसका राइट आंसर याद रखेंगे। ठीक है, पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं होती है। इस ताल को कथन नृत्य के साथ बजाया जाता है। ठीक है, जो कथक नृत्य होता है उसके साथ इसको बजाया जाता है, याद रखेगा। अगर बात करें हम इसके बारे में तो ये 15 आपको ताल के बारे में भी हम बता सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे चलिए। ठीक है, ये 15 ताल हम आपको बता सकते हैं, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है तो उतना हम लोग को विद्वान नहीं बनना है, बस एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कहता है वंदे मातरम देश का गान का रचयिता कौन थे। साथ ही जो वंदे मातरम जो गाना था अपना, वह गाना का रचयिता कौन है। यह अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट गाना है। साथ ही यह राष्ट्रीय गीत के रूप में है, अपनाया गया था, तो याद रखिएगा इसके रचयिता कौन है। तो यह आपका साथी हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इनको याद रखिएगा। यह गीत उनके द्वारा रची उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था और इसकी रचना कब हुई थी? तो 1882 में हुई थी। ठीक है, सारा बात आपको डिटेल में बता रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्लास लंबा होगा लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिएगा, क्योंकि आपको डिटेल में बता रहे हैं। कहता है राग भैरव का गायन समय क्या है। राग भैरव का गायन समय जो है साथी क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका प्रातः काल। ठीक है, याद रखेंगे, प्रातः काल हो जाएगा आपका 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया गया है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। आप सभी को पता होगा साथी कि जो अपने प्रधानमंत्री हैं, जो केंद्र में सरकार है, वो लगातार इस चीज़ को मांग कर रही है कि एक राज्य एक चुनाव। ठीक है, यह लगातार मांग कर रही है। जिस तरह से साथ ही लॉकडाउन में आप लोग देखे होंगे कि एक देश एक राशन कार्ड लाया गया था, उसी प्रणाली पर यह भी मांग किया जा रहा है कि एक राज्य एक चुनाव। तो इसमें आप लोग बताइए कि अगर यह कानून आता है, यह विधि आता है, तो हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ेगा। सामने आपका अनुच्छेद सारा बताया गया है, तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही आपका क्या, तो याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर जो होगा साथी वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 356। वैसे अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो वह किस अनुच्छेद के अंदर होता है, तो याद रखेंगे यह आपका 368 के अंतर्गत होता है। कोई भी संशोधन हो यह आपका 368 के अंतर्गत होता है। इसको आप लोग कान खोल के याद रखिएगा साथी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी नया विधेयक बना हो, नया कानून लागू हुआ हो, तो याद रखेंगे साथी वह आपका अलग होगा, लेकिन किसी पुराने कानून में बदलाव किया गया हो तो याद रखिएगा यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है, तो 368 के अंतर्गत। लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखिएगा यह आपका साथी क्या हो जाएगा, 356 हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करिए आगे तो ध्यान दीजिएगा।
कहता है विशिष्ट मुद्रा में मुद्रा वर्ग कणों को के अपेक्षित अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा, यह मुद्रा कणाकार कहेंगे। ठीक है, मुद्रा कणाकार इसको कहेंगे, साथी याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, कहता है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? साथी ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखिएगा, यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए अल्टियस, आपका हो जाएगा सीटीएस हो जाएगा और आपका फोर्टियस हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है? तो आदर्श वाक्य है किसका? ओलंपिक खेलों का। ठीक है, अगर बात की जाए इसका अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा अर्थ भी हम बता रहे हैं आपको साथी, तेज, उच्च और मजबूत होता है। ठीक है, इसका मतलब तेज होता है, इसका मतलब उच्च होता है और इसका मतलब मजबूत होता है। इस वाक्य अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के संस्था पियर डे कोटिजियर द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, यहाँ पे ध्यान देंगे साथी। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? साथी इसमें से अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है, यह आपको बताना है और यह भी बताना है साथी कि जो अर्जुन पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, यह भी बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका आंसर कीजिए, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुलेला गोपीचंद। ठीक है, पुलेला गोपीचंद जो है साथी, यह भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के कोच थे और इनको आप क्या मिला था, तो अर्जुन पुरस्कार मिला था। कब? 2000 ईस्वी में मिला था। ठीक है, कब मिला था? 2000 ईस्वी में मिला था। आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, कहता है मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? साथी मनोरंजन जो है यह कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बता दीजिए। यह तो आप लोग बिल्कुल बता दीजिएगा साथी कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रकार से अगर बात की जाए तो मनोरंजन जो है यह अनंत होता है। ठीक है, मनोरंजन का कोई अंत नहीं होता है। आप जहाँ भी अगर खुश रह रहे हैं वहीं आपका मनोरंजन हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन की अगर आंसर देना चाहें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी क्या, तो 5 होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं, याद रखेंगे। लेकिन अगर वास्तविक में एक बात की जाए तो मनोरंजन जो होते हैं ये अनंत होते हैं। जहां आपको खुशी मिल रहा हो वहीं मनोरंजन है, याद रखेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? साथी कितने आसन हैं आप सबको पता होना चाहिए, आप सभी लोग योग करते होंगे शायद में भी, तो इसमें से बताइए कि घुटनों के लिए जो शक्ति हमें प्रदान कराती है इसमें से कौन सा आसन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखेंगे यह हो जाएगा आपका ब्रजासन। ठीक है, ब्रजासन जो आसन है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है यह आपका साथी कहाँ खोला गया था, तो मणिपुर में खोला गया था, याद रखिएगा। कब? तो 16 मार्च 2018 को। ठीक है, पूरा डिटेल में बात की जा रही है, अच्छे से याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इस बार सुपर टेट क्लियर होना चाहिए साथी आप सभी का, यही मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनती है, कामना है, जो समझ लीजिए। कहता है संतुलित आहार में संरचनात्मक पोषक तत्व है, क्या है? संतुलित आहार में संरचनात्मक पोषक तत्व इसमें से क्या है, जल्दी बता दीजिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए साथी आपका विटामिन व खनिज लवण जो है यह आपका क्या है, तो संतुलित आहार के लिए संरचनात्मक पोषण है, इसको याद रखेंगे। हम नेक्स्ट अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? साथी निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की जो सोलर विधि है इसमें से क्या है, जल्दी बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका उबालना जो है यह आपका सोलर विधि होगा। ठीक है, भोजन पकाने की सर्वोच्च जो विधि है यह आपका क्या है, तो उबालना है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ पे ट्रिप्सिन एम्बाइब्स किस प्रक्रिया में सहायक होता है? ट्रिप्सिन M22 किस प्रक्रिया में सहायक होता है, जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? साथ ही ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन के पाचन में। थोड़ा सा अगर बात करें हम इसके बारे में याद रखेंगे, ट्रिप्सिन जो है यह एक प्रकार का एंजाइम है जो कि प्रोटीन के पाचन के लिए क्रिया में सहायक देता है, इसको याद रखिएगा आप सभी लोग।
बात करें हम आगे तो कहता है चेचक के विषाणु का नाम बताइए। साथ ही चेचक के जो विषाणु का नाम है यह बता दीजिए, बहुत बार बताया गया है। तो यह हो जाएगा आपका साथ ही ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा तो वेरियोला वायरस हो जाएगा। ठीक है, वेरियोला वायरस जो है यह चेचक के विषाणु का कारण है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। सेफर विधि का जो प्रयोग किया जाता है साथ ही यह कब किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रोगी के पानी में डूबने पर। ठीक है, रोगी के पानी में डूबने पर क्या होता है तो सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। इसमें साथ ही दम घुटने, बिजली का झटका लगने आदि ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं, ये सभी जो इस प्रकार से किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो इस प्रकार से सांस देने की एक विधि है, इसको याद रखेगा। ठीक है, इसको याद रखेगा आप सब। यह क्या है तो एक प्रकार से सांस, आप लोग देखते होंगे कोई व्यक्ति जब पानी में डूब जाता है तो उसके शरीर में, उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है, तो उसको अपने मुंह से उसको क्या करते हैं, खींचना पड़ता है। तो इस प्रकार की एक ऑक्सीजन भी कह सकते हैं आप लोग, इसको याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि संपोषणीय विकास में संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है। संपोषणीय विकास में साथ ही जो संकल्पना की व्याख्या की गई है किसमें की गई है, तो याद रखेंगे ये आपका आपका क्या हो जाएगा तो ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में की गई है, इसको आप लोग याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कमेटी में कितने सदस्य थे तो 21 सदस्य थे, यह भी आप लोग याद रखेंगे, इसको आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी बैठक जो हुई थी यह आपका 1983 में हुई थी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर होने दीजिए साथ ही आप लोग, फिर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्लास लंबा जा रहा होगा लेकिन यकीन मानिए आपको समझ में आज बहुत ही अच्छे ढंग से आ रहा होगा। कहता है निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब यह आपको बताया जाए तो फिर आप मज़ा नहीं आएगा। जल्दी से बता दीजिए अपना जो राष्ट्रीय जलीय जीव है यह किसे कहा जाता है और इसको कब माना गया है, इसको कब एक्सेप्ट किया गया था, यह भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। यह हम आपके लिए होमवर्क छोड़कर जा रहे हैं, तो यह आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अपना जो भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है कौन है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम जरूर बताएंगे। साथ ही यह जो वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था यह कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1980 में किया गया था। कब किया गया था, 1980 में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी क्या, तो नाइट्रोजन जो है यह हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके हम बात आगे करें तो ध्यान दीजिएगा। आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है, जल्दी बता दीजिए साथी। मृदा संरक्षण की जो विधि नहीं है यह आपका कौन सा है, तो याद रखें कीटनाशक रसायन जो है यह विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कहता है सिलाई मशीन कब भारी चलती है, साथी जल्दी बताइए। इसमें से बहुत सारे ऐसे बहन होंगी जो घर में सिलाई करती होंगी, तो जल्दी बता देंगी वो सभी बहनें कि सिलाई मशीन कब भारी हो जाता है, जल्दी बता दीजिए। जिनको एक्सपीरियंस होगा कपड़ा सिलने का, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साथी आपका तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर। कब, जब वह जाम हो जाती है तभी ना कोई मशीन भारी चलता है। ठीक है, तो यह कब हो जाएगा, तेल की कमी या फिर सफाई नहीं होने पर यह जाम चलती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, भारी हो जाती है। कहता है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी बता दीजिए आप सब लोग कि जब वृद्धावस्था होता है तो कैल्शियम की कमी से हमें कौन सा रोग प्राप्त हो जाता है। इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो साथ ही क्या हो जाएगा, यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से साथ ही ऑस्टियोरोपिस नामक रोग हो जाता है, इसको याद रखेंगे। इसके कारण से हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि गिरने, खांसने और झुकने जैसे हल्के तनाव होने लगते हैं। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है, हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन नामक तत्व है यह कौन सा है साथी, तो याद रखेंगे ग्लोबिन है। ठीक है, क्या है, ग्लोबिन है। हम बात करें आगे तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आजकल यूरोप और भारत में किस
जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है? आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शास्त्री की शिक्षा शास्त्री की पाठ योजना पद्धति प्रचलित है? जल्दी बता दीजिए, आपका ही फील्ड से यह जुड़ा हुआ चीज़ है, आपको जल्दी बता दीजिए इसका आंसर। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी? तो हर्बर्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? हर्बर्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। एक प्रसिद्ध शिक्षक शास्त्री हर्बर्ट जो हैं साथी, इनको दैनिक पाठ योजना का निर्माण करने के लिए इनका साथी क्या किया जा रहा है? तो इनको जनक माना जा रहा है इस फील्ड का, याद रखेगा। आगे हम देखेंगे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है योजना विधि आधारित है। योजना विधि आधारित साथी क्या है? जल्दी बता दीजिए, किस पे आधारित है? आपके सामने क्वेश्चन है और आंसर भी दिया गया है, तो जल्दी बता दीजिए यह किसके कारण से है? तो याद रखेंगे, योजना विधि जो है यह आपके करके सीखने पर आधारित है। ठीक है, क्या है साथी? करके सीखने पर आधारित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान देंगे साथी, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इसमें ऑप्शन जो आपका दिया गया है, आंसर जो दिया गया है वो क्लियर नहीं दिया गया है, लेकिन डोंट वरी, हम आपको आंसर क्लियर कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए साथी, यहाँ पे जो INA मुकदमे चले थे, इसमें बहुत सारे व्यक्ति थे, बहुत सारे वकील थे, बहुत सारे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे जो कि साथी यह आपका वकालत लड़े थे। उसमें अगर प्रमुख व्यक्ति की अगर बात की जाए, याद रखेंगे यह आपका ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालचारी हो जाएंगे। और यहाँ पे हो जाएंगे साथी, यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएंगे? तो आसफ अली भी। यह आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं साथी, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे भोला भाई देसाई। ये दोनों व्यक्ति हो जाएंगे इसमें प्रमुख की अगर बात की जाए तो। वैसे बहुत सारे व्यक्ति थे, ठीक है, तो लेकिन इसमें अगर ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं तो ये दोनों हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देना चाहिए था इनमें से एक या फिर एक से अधिक, तो आपका दो सही होते हैं, लेकिन इसमें आपका दो व्यक्ति जो है वह सही हो रहा है। तो इस प्रकार से साथी इसका जो राइट आंसर होगा वो सही नहीं होगा, हम पहले आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, इसमें दो व्यक्ति है जिन्होंने इसमें आपका साथी यह इन्वॉल्व थे, इसलिए आपको याद रखिएगा इसके बारे में। इसमें से कोई आंसर जो है सही नहीं होगा, दोनों सही होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम चर्चा भी कर लेते हैं आपके बारे में। जब क्वेश्चन आपके सामने आया है तो थोड़ा सा हम इस पर चर्चा भी कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, जो यह प्रश्न है साथी, इसका जो आपको क्लियर कर दिए हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी और डी जो दोनों है वो दोनों सही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग कोई भी असमंजस पैदा मत कीजिएगा, दोनों सही होगा, इस प्रकार से याद रखिएगा। अब हम इस पे बात भी कर लेते हैं कि जो यह था क्या था। देखिए, प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज जो कि INA के मुकदमे के बचाव के पक्ष में बहुत सारे वकील जो थे, या फिर कह लीजिए साथी स्वतंत्र भारत में जितने आंदोलनकारी वकील थे सब लोग इसमें कूद पड़े थे। जिसमें प्रमुख अगर व्यक्ति की बात आती है तो इसमें बाला भाई देसाई की आती है, सर आपका तेज बहादुर सप्रू की आती है, कैलाश नाथ की आती है, और आसफ अली की आती है साथी, श्री राजगोपालचारी आते हैं। तो इतने सारे प्रमुख व्यक्ति हैं। अब इसमें हम कितना बताएं, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें दो व्यक्ति का आपका नाम दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी भी दिया गया है और डी भी दिया गया है। अब इसमें से हम कौन सा सही करें, आप ही बताइए। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, आपका एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि एक से अधिक या फिर एक से अधिक कोई नहीं। ऐसे होता तो आपका सही आंसर वो होता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो कहता है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? जल्दी बता दीजिए, अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी? साथी जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो संविधान सभा। ठीक है, याद रखेंगे संविधान सभा जो है साथी यह अंतरिम संसद के रूप में क्या करती है, तो सत्ता संभालती है साथी। याद रखेंगे कब, तो 1947 की मध्य रात्रि को। ठीक है, इसके आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद जब आपका 26 जनवरी 1950 को याद रखेंगे कि भारतीय गणतंत्र की पहली संसद के रूप में संविधान सभा को ही मान्यता दी गई थी। और क्योंकि साथी यह संसद के लिए प्रथम निर्वाचन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। इसलिए पहली जो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला स्वतंत्र भारत का संसद कौन था, तो याद रखेंगे साथी यह भारतीय संविधान सभा के जितने सदस्य थे वही थे। ठीक है, क्योंकि
स्वतंत्र भारत आपका 1947 में हुआ था, याद रखिएगा, बात को समझिएगा यहाँ पे। लेकिन जो आम चुनाव हुआ था यह कब हुआ था? 1952 में हुआ था। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो अपना देश का पहला स्वतंत्र संसद था वह कौन था, तो याद रखेंगे साथ ही यह आपका क्या हो जाएगा? तो संविधान सभा हो जाएगा। हम बात करें आगे तो कहता है निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? साथ ही जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लाल किले पर जो चलाए गए मुकदमे थे इसमें से कौन थे जो क्या हुए थे? शामिल नहीं हुए थे, सामना नहीं किए थे। ध्यान दीजिएगा, यह आपका क्या हो जाएंगे साथी? मोहन सिंह हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? मोहन सिंह हो जाएंगे साथी, जो कि 1942 में स्थापित आज़ाद हिंद फौज का विचार कैप्टन मोहन सिंह थे। और साथ ही इनके पर मुकदमा नहीं चलाया गया था क्योंकि उन्होंने तो पहले ही नज़रबंद कर दिया गया था इनको, इसलिए याद रखेगा। ठीक है, चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है साथी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से आपका कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात की जाए तो क्वेश्चन का लेवल देखिए साथी, अगर बीपीएससी के एस्पिरेंट होंगे, यूपीएससी के एस्पिरेंट होंगे, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल ऐसा है, तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए बिना टाइम वेस्ट किए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर हम आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन आपको बता दिए हैं और आंसर भी आपके सामने है, तो जल्दी बता दीजिए। हम अगर बात करें साथी इसका आंसर की, तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा क्या साथी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुचेता कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा हम इस पर चर्चा भी करना चाहेंगे साथ ही, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 14-15 अगस्त 1947 की जो मध्य रात्रि की अगर बात की जाए तो साथी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत कर दिया गया था। इसको याद होगा आप सभी को, कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत हो गया था। इस खुशी में, इस उल्लास में मौके पर इकबाल की गीत हिंदुस्तान हमारा तथा साथी जन गण मन जो गाया गया था, यह आपका किसके द्वारा गाया था? तो केंद्रीय असेंबली में सुचेता कृपलानी के द्वारा गाया गया था। और इन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त किया था। तो देखिए यहाँ से आपको कितना क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला स्वतंत्र भारत की सबसे पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो यह भी आप लोग जान गए होंगे कि सुचेता कृपलानी थे। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। कहाँ की थी? तो ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, यह भी आप लोग याद रखेगा। ठीक है, और सरोजिनी नायडू जो थी साथी, यह आपको उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, देखिए कितना क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। बात करें हम आगे तो कहता है गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे साथी? किस वर्ष रहे थे? सिंपल क्वेश्चन है, इसको बताने का उतना जरूरत भी नहीं था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कहता है भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा? थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात की जाए साथ ही इनके बारे में तो याद रखिएगा, इनको असंतोष का पिता कहा जाता है, असंतोष का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो थे गरम दल के नेता थे। आप सबको पता होगा कि 1905 में साथी क्या होता है, तो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है एक नरम दल और एक गरम दल में। ठीक है, क्यों हो जाता है साथी? जो नरम दल था वो शांति से प्रार्थना पे विश्वास करते थे। अंग्रेजों के सामने साथी वो प्रार्थना प्रतिवेदन के आधार पर अपने मांग को पूरा करते थे, जो कि इन लोगों को नहीं वो पसंद था। और उसी समय बंगाल विभाजन के एक कानून आ जाता है, जिस कारण से यह अलग हो जाते हैं साथी। और इनको अशांति का जो पिता कहा है वह किसने कहा है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा? तो वेलेंटाइन सिडोल था, यह आपका कहते हैं क्या? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? साथी याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस के पहले जो INA मतलब INA का मतलब है आज़ाद हिंद फौज के जो साथी कमांडर थे कौन थे? तो याद रखेंगे कैप्टन मोहन सिंह थे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेगा। कब? तो साथी यह 7 जुलाई 1947 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज के जो कमान थे वह किसको दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस को दिए थे। पूरा डेट याद रखिएगा साथी, आपके टक्कर में कोई नहीं होगा इस बार, याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। इसको कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए
तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चुनिए। चलिए वो चुनिए साथी। यहाँ पे स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, जल्दी से सुन लीजिए आप सभी लोग, इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कर लीजिए, यहाँ पे आपके सामने सब कुछ है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 एवं 2 दोनों सही है। अब हम इस पर चर्चा भी करना चाहेंगे, कैसे सही है, क्यों सही है। ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक और सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापक में के एक थे। चलिए अब बात करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 68 पे ध्यान दीजिएगा। कहता है साथी यहाँ पे 1939 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था और सन 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का संस्थापक जो थे यह आपका भगत सिंह थे। इस प्रकार से आपका दोनों जो है सही है। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जिस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, थोड़ा क्लियर होने दीजिए साथी, अब बहुत जल्द ही आपका यह सेशन समाप्त होने वाला है, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया। कई बार बताया गया है, एक बार नहीं कई बार बताया गया है, रुक्मणी में बताए हैं, किरण में बताए हैं, वैसे भी हम बताए हैं कि साथी महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन वापस कर लेते हैं या किस वजह से करते हैं, तो साथी यह चौरी चौरा जो घटना होता है इस वजह से कर लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक स्थान था चौरी चौरा, उस जगह पे कुछ आंदोलनकारी व्यक्ति जो थे उसके द्वारा कुछ पुलिस वालों को क्या कर दिया गया साथी, तो जिंदा पुलिस वालों लगभग 15 पुलिस वाले जो थे उसको थाने में पूरा आग लगा दिया गया था, जिंदा उसको जला दिया गया था। इस घटना से साथी क्या होते हैं, तो महात्मा गांधी अपना जो आंदोलन था इसको वापस ले लेते हैं। और इस घटना के बाद यह भी होता है, जब महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्वतंत्र आंदोलनकारी थे, बड़े बड़े ऐसे नेता थे साथी जो कि इस घटना के बाद महात्मा गांधी के इस फैसले से नाराज भी होते हैं। जिसमें अगर बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, राजेंद्र प्रसाद होते हैं और भी प्रमुख व्यक्ति होते हैं साथी, जो कि कहते हैं कि साथी एक राज्य का एक प्रकार से कहा जाए कि एक राज्य का गलती इस पूरे देश को देना, यह किसका कथन था, तो वल्लभ भाई पटेल जी का कथन था। याद रखिएगा, बहुत सारे स्टेटमेंट है, आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय की पाबंदी है इसलिए थोड़ा कम चल रहे हैं। कहता है साथी यहाँ पे कि भंडारी समिति किससे संबंधित है। भंडारी समिति जो है यह याद रखेंगे किससे संबंधित है, तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका ये। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे हमको लगा ऊपर का क्वेश्चन हम नहीं किए हैं। चलिए हाँ यही है, भंडारी समिति किससे संबंधित है, जल्दी बता दीजिए। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा साथी आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूर्ण संरचना के लिए दी गई है, याद रखेंगे, ठीक है। इसका अगर बात करें तो साथी वर्ष 1994 में भंडारी समिति का गठन हुआ था। किस लिए हुआ था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूर्ण संरचना के लिए किया गया था, याद रखेंगे 1994 की घटना को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है, जल्दी बता दीजिए, काफ़ी टाइम हो चुका है तो जल्दी जल्दी इसका आंसर करते चलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर डी, बहुउद्देशीय वाले के लिए, ठीक है। बहुउद्देशीय वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए साथी सामाजिक वानिकी का उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, इसको याद रखेंगे। इसकी अगर बात की जाए तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, तो रोजगार का सृजन करना, ग्रामीण आर्थिक विकास करना, पर्यावरण संतुलित करना और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो इसको याद रखेंगे। कहता है स्मार्ट जेल होता है, स्मार्ट जेल क्या होता है साथी, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे ऑप्शन भी है। तो स्मार्ट जेल जो होता है एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, यह क्या हो गया, तो स्मार्ट जेल हो गया, याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। कहता है वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी, जल्दी बता दीजिए। करेंट का भी मुद्दा है और इम्पोर्टेंट मुद्दा है, अगर बात की जाए पर्यावरण के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जल्दी बता दीजिए इसका क्या होगा आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे पहला जो हिमाचल प्रदेश है यह साथी क्या है, तो यह थैलियों के लिए क्या कर दिया है, पूर्ण रोक लगा दिया है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें आगे तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा, साथी जल्दी बता दीजिए। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाते हैं तो क्या नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा साथी आपका क्या, तो समुद्र तट घट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा साथी, समुद्र तट घट जाएगा, याद रखेंगे। हम बात करें आगे तो कहता है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय
पर्यावरणीय संकट माना जाता है? जल्दी बता दीजिए कौन सा वृक्ष है जिसको पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस जो है यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यूकेलिप्टस वृक्ष के लिए एक जल की अधिक आवश्यकता होती है, जिसकी कमी होने पर साथ ही यह मृदा में क्या होती है तो सोख लेती है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें आगे तो कहता है किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई। साथ ही कब तक? 15 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 50 वर्ष। कब तक? जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाएगी तो उसको विलुप्त मान लिया जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही आपका यहाँ पे 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 77 पे हम पहुँच गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहता है साथ ही मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं क्या? मानव जनित जो पर्यावरण है वह क्या कहलाते हैं? तो परजैविक कहलाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ? कानपुर है, कोलकाता है, मुंबई है या फिर चेन्नई है। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कानपुर में। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। देखिए साथी, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में जो निम्न जिले हैं इसको क्रम के अनुसार आप लोग सजाइए। जल्दी करिए, आपके सामने यहाँ पे दिया गया है तो इसको क्रम के अनुसार आप लोग सजा लीजिए। जल्दी सा क्या होना चाहिए इसका हम बात करें तो याद रखिएगा साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नालंदा, मुंगेर और पटना, इस प्रकार से। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए साथी 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं। याद रखिएगा वर्तमान की यह डाटा नहीं है, पहले हम आपको बता दिए हैं। तो अगर इसके बारे में बात की जाए तो शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के जो जिले हैं सबसे पहले नालंदा आ रहा है साथी, उसके बाद आपका मुंगेर है, फिर आपका पटना है। इसको आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें, यह आपका अंतिम क्वेश्चन है तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है साथी। क्या क्यों होता है? तो चमड़ा उद्योग से होता है। याद रखेंगे किससे होता है? चमड़ा उद्योग से कुछ जहरीले पदार्थ तरल अवस्था में बढ़कर जल में मिल जाते हैं। चमड़ा उद्योग के क्लोराइड, सल्फाइड, पारा आदि का प्रदूषण निकलते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। और यह आपका साथी होता है, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। समझाने का मेरा तरीका कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे। अगर फिर से आज कोई गलती हुआ हो तो उसके लिए भी हम क्षमा करेंगे चाहेंगे साथी आप सभी से। वैसे पूरी तरह से हम प्रयास किए हैं कि आपको बेहतर संग से समझाया जाए। ठीक है, फिर भी आलोचना करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे सच में मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो मेरा आलोचना नहीं करते हैं, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, तो इसका PDF आप लोग टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। और साथ ही आप सभी से विनती है कि थोड़ा सा सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।